Hello everyone, welcome to ISPCSO. So today we are going to discuss about the modern history. तो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह का जो है आपको क्विक रिवीजन यहाँ पर प्रीलिम्स 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी और या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए किसी स्टेट पीसीएस के लिए एसएससी वगैरह के लिए, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जो विथ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दोनों जो है यहाँ पर क्लियर होगा क्विक रिवीजन के तौर पे, मतलब क्विकली जो है दोनों चीज कवर होगा। आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में और बहुत फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ग्रास्प करना है, बहुत सारी चीजें ग्रास्प करना है, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो बनाया है आपको ये रिवीजन के तौर पे बनाया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से पढ़कर आ रहे हो और आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि पॉलिटी का भी इस तरह का वीडियो मैं डाल दूं तो मैं डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, उससे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सोशल रिफॉर्मर के बारे में कि जो इंडिया में कुछ सोशल रिफॉर्मर थे उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो ये जो है आपको कुछ सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सोशल रिफॉर्मर में वो है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है इनका बर्थ हुआ था 1774 ईस्वी में हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल प्रेसिडेंसी उस वक्त कहलाता था, मद्रास बॉम्बे और उसी में बंगाल भी था, तो वहां इनका जन्म हुआ था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनासा, के जो है फादर भी कहा जाता है इनको, भारतीय जो है रिवोल्यूशनरी का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म जो है हिंदुस्तान में किए हैं, जिनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होगा सती के बारे में। उससे पहले कुछ चीजें को देख लेते हैं इनके बारे में। तो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका ये था कंट्रीब्यूशन था ब्रह्मो समाज, इन्होंने 1828 में जो है ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी, तो ये याद रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इनके थ्रू जो हुआ, इन्होंने जो करवाया वो था कि विलियम बेंटिंग जो उस वक्त का गवर्नर जनरल था, इन्होंने इनके कहने पर, इनके प्रयासों के बाद जो है सती सिस्टम जो इंडिया में जो काफी जो कहा जा सकता है कि बहुत बुरी चीज थी, उसको जो है खत्म किया गया। 1829 में जो है सती को जो है एबोलिश कर दिया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको एबोलिश कर दिया था। राजा राम मोहन राय काफी भाषा के भी ज्ञानी थे, उनको बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, जैसे कि आपको फारसी आती थी, इंग्लिश आती थी, बंगाली आती थी, अरबी आती थी, हिंदी आती थी। तो उन्होंने जो है बहुत सारे लैंग्वेज में किताब भी लिखी, मिरातुल अखबार लिखा, संवाद कमूदी लिखी और उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा। तो इस तरह से जो है इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो इनको याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। और राजा की उपाधि जो है इनको अकबर द्वितीय ने दी थी, जो कि मुगल शासक था, तो इन्होंने राजा की उपाधि दी। इनको इंग्लैंड भेजा था पेंशन बढ़वाने के लिए, तो बोले हम क्या हैं जो कहेंगे कि रानी पेंशन बढ़ा देगी, कहा तुम राजा हो, आज से तुमको हम राजा की उपाधि देते हैं, और इनको राजा की उपाधि दे दी गई। तो वहां से जो है राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। तो ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इनके बारे में जो है जो चीज हो सकता था हमने जाना। ये इंग्लैंड चले गए, ब्रिस्टल में इनको मेनिंजाइटिस हो गया था और वहीं जो इनकी डेथ हो गई, 1833 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्मर है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है हमारे, इनको जो है बंदोपाध्याय 1820 में इनका जन्म हुआ था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, 2-3 काम जो है इन्होंने किया, जो एक बेथुन स्कूल जो है गर्ल्स के लिए इन्होंने खोला था, और ये जो है फर्स्ट परमानेंट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया था बेथुन स्कूल। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ भी चुका है कि बेथुन स्कूल जो है किसने स्थापित करवाया था। इनका जो सबसे पाइवोटल रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, दैट वाज इन द वीडो रिमैरेज एक्ट 1856। और वीडो रिमैरेज एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1856 में, जो पहले वीडोज को अलाउ नहीं था, हिंदू वीडोज को, कि वो दोबारा शादी कर सके, तो ये एक्ट लेकर आया था 1856 में, और इन्हीं के प्रयासों से ये एक्ट आया था। तो ये याद हम लोग रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो है इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो है इनका जो है अपने लैंग्वेज की तरफ जो है ज्यादा ध्यान था, कि जो देसी लैंग्वेज है, जो हमारा जो है इंडिजीनियस लैंग्वेज है, उनका बढ़ावा देना था। वैदिक की तरफ, वैदिक कल्चर की तरफ इनका ज्यादा प्रयास था कि लोग उसकी तरफ आए, और इसलिए इन्होंने नारा भी दिया था, स्लोगन भी दिया था, कम बैक टू वेदास, वेदों की तरफ आओ। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखिएगा। शुद्धि आंदोलन में इन्होंने चलाया था, जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन में, उनको फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। और उसके बाद इनकी जो संस्थान है आर्य समाज, इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की ही, जो आर्य समाज है वो दयानंद एंग्लो वैदिक, लाहौर में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे दयानंद सरस्वती जी।
नेक्स्ट जो है आपको सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, इनकी स्थापना 1873 में इन्होंने किया। आपको जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, जो कास्ट वगैरह जो थे, लोअर कास्ट, उसके अगेंस्ट जो है और महिलाओं को लेकर काफी जो है ये सक्रिय रहे थे। और इन्होंने जो है अपने वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर गर्ल्स स्कूल भी खोला था पुणे में, तो ये याद रखेंगे। मुस्लिम में भी कुछ सोशल रिफॉर्मर आए, जिनमें सर सैयद अहमद खान का नाम सबसे पहले आता है, और इन्होंने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित की। बाद में यही कॉलेज जाकर जो है क्या नाम बन गया, ये बन गया अलीगढ़ कॉलेज। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया था कि मुसलमानों को ये भी पढ़ना चाहिए। इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद किताब भी लिखी थी, और सबसे पहली किताब इन्होंने ही लिखी थी जिनका नाम था अशबाबे बगावत, तो ये याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट जो है रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विवेकानंद जी, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1857 में स्थापित किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में आता है कि दूसरी चीज वो ये आता है कि इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूएसए में, और वहां इन्होंने अपना भाषण दिया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये आयरिश लेडी थी, 1893 में आई थी मद्रास अडियार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी थी जिसको एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकट ने जो है स्थापित किया था 1875 में न्यूयॉर्क में, उसी के ये मेंबर थी, और उसका हेडक्वार्टर मद्रास अडियार में खोला गया, तो उसी को लिए वो आई थी। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि होम रूल लीग की जो है इन्होंने स्थापना की थी 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल थे। इन्होंने दो किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बुक इनकी, एक है कॉमनवेल्थ और एक है न्यू इंडिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका कंट्रीब्यूशन था, और ये पहली लेडी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे है वहाबी मूवमेंट, ये सऊदी अरब में शुरू हुआ था, इस्लामिक रिफॉर्म को लेकर अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। ये बाद में दूसरी जगह फैलता गया, और हिंदुस्तान में जो है इसका श्रेय जाता है वो जाता है सैयद अहमद बरेलवी को वहाबी मूवमेंट का शुरुआत करने के लिए। इनायत अली जो है, विलायत अली वगैरह जो है पटना के क्षेत्र में काफी सक्रिय थे, बिहार के क्षेत्र में वहाबी मूवमेंट को लेकर, तो ये भी याद रखिएगा। अहमदिया मूवमेंट, ये भी एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म मूवमेंट था मुस्लिम समाज में, बाद में ये रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे बन गया। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इसको शुरू किया था, तो ये याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था, ये गांधी जी के जो है पॉलिटिकल गुरु थे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ जैसे कि सोशल रिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं, तो हमको देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो और इसमें महादेव गोविंद राणा डे भी जुड़ गए थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमजी राणा डे भी उन्होंने भी ये शुरू किया था, तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी था एक, जीजी अगरकर ने जो है इसको शुरू किया था। राधा स्वामी सत्संग दास तुलसीराम ने शुरू किया था। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया आ जाता है कभी कभी, तो केशव चंद्र सेन ने उसको शुरू किया था। तो ये सब जो है कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे जो है क्या हुआ, कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं। तो 1453 में क्या हुआ था कि बैजेंटीन एम्पायर जो रूल कर रही थी आपको इसके और टर्की के क्षेत्र में, वहां पर जो है 1453 में किंग फतेह जो है ऑटोमन एम्पायर का, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिया। अब जो है ट्रेड रूट जो है इंडिया और यूरोप का जो है वो टूट सा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज करने लगे अरब मर्चेंट जो है। अब उसको नया रूट खोजने के लिए जो है अरब से लोग आने लगे, यूरोप से जो है ये था कि इंडिया के लिए नया, क्योंकि यहाँ की जो क्वालिटी स्पाइसेस वगैरह थी, टेक्सटाइल्स वगैरह थी, ये सारी चीजें यूरोप पे बहुत ज्यादा जो है उसका डिमांड था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है ये किया गया कि ऐसा रूट खोजा जाए, समुद्र के रास्ते रूट खोजा जाए ताकि इंडिया पहुंचा जा सके। उसी क्रम में दो कंट्री जो है स्पेन और पुर्तगाल ने अपना अपना जो है वोयेज जो है स्टार्ट किया, और ये जो है आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलास हुआ 1494 में, और इसी के तहत जो है ये दोनों जो है एक स्पेन ने डिसाइड किया कि वो वेस्ट की तरफ खोजेगा, और पुर्तगाल ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट की तरफ जो है ये रास्ता जाएगा खोजने के लिए। उससे पहले कुछ लोगों ने पहले भी प्रयास किया। एक ये थे प्रिंस थे जो प्रिंस हेनरी, उनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत प्रयास किया ये खोजने के लिए समुद्री रास्ता, लेकिन उससे पहले ही उनका डेथ हो गया। फिर एक पर्सन था जो कि बार्थोलोमियो डियाज नाम का था, 1487 में जो है वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सबसे निचली तट तक आकर वापस चला गया। वो वापस नहीं जा पाया, इंडिया तक नहीं जा पाया, क्योंकि वो ठंड के दिन में आया था और उसको जो है वहां से मानसूनी हवा नहीं मिली, जिसकी वजह से वो आगे जा सके। फिर उसके बाद 1492 में कोलंबस जो है निकला, लेकिन उससे पहले वो पहुंच गया अमेरिका। वहां पे जाके जो है उन्होंने न्यू इंडिया का नाम दे दिया।
तो वो एक अलग कहानी है। उसके बाद जो है 1498 में, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वास्को डी गामा जो है भारत की तरफ पहुंचा। तो पुर्तगीज वगैरह ये कंपनी का डिसाइडेड है कब कैसे आई, तो वो जो है हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे इसको। तो सबसे पहले वास्को डी गामा की बात करते हैं। तो वास्को डी गामा 1498 में जो है वो भारत आया, और ये आने के क्रम में से ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पहुंच गया, वो इंडियन ओशन में जो है अरबियन सी में इसकी मुलाकात हुई। अब्दुल माजिद एक गुजराती पायलट था, पायलट इन द सेंस कि समुद्री जो है से मशवरा वगैरह था, उसने जो है इसकी हेल्प की वास्को डी गामा को कालीकट के तट पे पहुंचने में। जब कालीकट पहुंचा तो वहां पे एक हिंदू रूलर था जमोरीन, उसने काफी इसका स्वागत किया क्योंकि ये बहुत सारा गिफ्ट वगैरह लेकर आया था, जिसे देखकर जो है जमोरीन खुश हो गया और उसको जो है ये दिया कि चलो तुम अपना यहाँ से ट्रेड करो। तो वास्को डी गामा, ये लोग देखिए कितने चालू थे, जब आए तभी इन्होंने कहा कि मतलब कि अरब मर्चेंट से पहले ट्रेड होता था, इसको साइड कर दो। लेकिन जमोरीन जो है ये चीज उसकी बात नहीं माना, बोला नहीं आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो जाइए। तो ये जो है हो गया। उसके बाद वो चला गया, वास्को डी गामा दोबारा फिर आया, और वो जो है यहाँ से जाने के बाद कहा जाता है कि वास्को डी गामा को कहीं पे 50, कहीं पे 60, कहीं पे सब कुछ भी ऐसा, मतलब कि बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ। फिर लोगों ने देखा तो पुर्तगीज ने क्या किया कि अपने गवर्नर को भेजना शुरू कर दिया, और उसी क्रम में जो है पहला गवर्नर जो है वो आया फ्रांसिस्को दे अल्मीदा। फ्रांसिस्को दे अल्मीदा जो है आपको 1505 में जो है पहला गवर्नर बन के आया पुर्तगीज का। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू किया, जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं, वो शुरू किया। तो इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ चौल में जो है, बैटल ऑफ ड्यू उसको कहते हैं, उसमें जो है इसकी बेटे की मृत्यु हो जाती है। वहां पे जो है गुजरात के शासक, इजिप्ट के शासक और जमोरीन भी शामिल था, वहां पे जो है वो 1508 में जो है ये युद्ध होता है, और उसमें इसकी बेटे के, अल्मेडा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगले ही साल जो है वो इसका बदला ले लेता है, और वो तीनों जो है इसको हरा लेता है, और बहुत मजबूत नेवी जो है पुर्तगीज की स्थापित हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पुर्तगीज भारत में ट्रेड करने में सफल हो जाता है, अरब मर्चेंट को साइड करके। तो ये जो है अल्मेडा की बहुत बड़ी ये अचीवमेंट था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ब्लू वाटर क्या था कि आपको समुद्र के रास्ते जो है पूरे अरबियन इंडियन ओशन पे जो है अपना अधिकार जमाना, और उस पर पूरा कब्जा करना, कि अगर आपको इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड करना होगा तो आपको क्या है कि पुर्तगीज से परमिशन लेना होगा। तो ये जो है, नहीं तो वो लोग खुद लूट लेते थे। उसके बाद जो है अल्फोंसो द अल्बुकर्क, इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इसने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर गोवा जो है 1510 में जीत लिया। आदिल शाह को हराया था इसने, बीजापुर का सुल्तान था, 1510 में गोवा को। इसका एक और अचीवमेंट है कि इसने सती सिस्टम को जो है वहां पे अबोलिश किया सब, और पुर्तगीज को इनकरेज किया कि वो हिंदुस्तानी लड़की से शादी करे। तो अल्बुकर्क जो है इसको रियल फाउंडर भी माना जाता है। नीनो दे कुना की बात करें तो इसका अचीवमेंट ये था कि इसने गोवा को जो है अपना कैपिटल बनाया, कोचीन से गोवा जो है ट्रांसफर किया। सबसे पहला जो एस्टेब्लिशमेंट था इसका कोचीन में था पुर्तगीज का, गोवा जो है। और बसीन वगैरह को जो है, जो बसीन वगैरह जो अभी नाम मुंबई में बसई वगैरह है, उसको जो है उसने सिक्योर किया। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उससे, तो इस तरह से उसको, उसकी हत्या भी कर दी। बहादुर शाह की हत्या भी हो गई थी शिप पर जाकर, वो एक बहुत लंबी कहानी हो जाती है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल्ड में कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है डच। डच जो है 1602 में आया, बहुत ज्यादा ये नहीं है, मोस्टली जो है ये ट्रेडिंग के तौर पे ही आता था। और मसूलीपट्टनम में इसने पहली फैक्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ किसने स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश जो है वहां सबसे पहली फैक्ट्री जो है डच ने स्थापित की। उसके बाद ब्रिटिश की बात हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रिटिश डच के बाद आ गए थे, लेकिन हम डेन्स को पहले देख लेते हैं। डेन्स जो है 1616 में जो है भारत आया, और ये ट्रैंकोबार में जो है इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश के बारे में देखते हैं, ब्रिटिश के बारे में। तो ये कंपनी जब बनी थी तो 1600 में बनी थी, और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ जो है इसने पहला चार्टर प्रोवाइड कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया तो उस वक्त ब्रिटिश का, इंडिया का शासक कौन था, भारत का शासक कौन था, मुगल एम्पायर कौन था, तो वो था अकबर। लेकिन उस वक्त कंपनी आती नहीं है। कंपनी कब आती है, 1609 में। कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में जहांगीर के दरबार में आते हैं, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो जहांगीर शासक बन चुका है। और वो जो है इसको, कैप्टन हॉकिंस को आती है तर्किश, जो कि जहांगीर की मदर टंग है, और ये तर्किश में बात करता है। तो जहांगीर इससे इंप्रेस हो जाता है और उसको अपने कोर्ट में जो है जगह दे देता है मनसबदार के तौर पर। लेकिन इसको फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं देता है, पुर्तगीज वगैरह अपोज करते हैं इसलिए नहीं देता है। और इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी देता है, इंग्लिश खान, क्या नाम है कैप्टन हॉकिंस को। उसके बाद हारदार के बेचारा वापस चला जाता है 1611 में। फिर 1612 में क्या होता है कि कैप्टन थॉमस बेस्ट होता है, इंग्लैंड का शिप लेके आ रहा है, और उसने क्या किया, बैटल ऑफ जो है
सूरत होता है, वहां पर क्या करता है कि थॉमस बेस्ट क्या करता है, कैप्टन थॉमस बेस्ट जो पुर्तगीज नेवी जो कि सबसे स्ट्रांग थी, वहां पर उसने पुर्तगीज नेवी को हरा दिया, जिससे देखकर जहांगीर इंप्रेस था पुर्तगीज से। अब किससे इंप्रेस हो जाएगा, नेवी किसकी स्ट्रांग हो गई, ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश ने हराया पुर्तगीज को, और उसके बाद जो है 1612 में तो उसको अनुमति दे देता है जहांगीर के, ठीक है आप जो है आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसी के बाद 1613 में जो है पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है ब्रिटिश सूरत में। तो ये याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में टेम्पोररी फैक्ट्री थी, तो वो नहीं है, 1613 में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद फिर 1615 में थॉमस रो आते हैं एम्बेसडर के तौर पे जेम्स प्रथम के, किंग जेम्स प्रथम के, और बहुत सारे जगह जो है उसके बाद फैक्ट्री ब्रिटिश अलग अलग जगह पे भारत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेता है। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश जो है अपना पैर जमाना शुरू कर देता है भारत में। फिर फ्रेंच आता है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में कोलबर्ट जो उसके मिनिस्टर थे, किंग लुई 14 के टाइम में जो है उसने इसकी स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कोलबर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके बाद ये भारत में आया 1668 में, और सबसे पहला जो फैक्ट्री है 1669 में इसने स्टैब्लिश कहाँ किया, सूरत में। इसने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश किया। उसके बाद मसूलीपट्टनम में किया। 1673 में क्या हुआ, पौंडीचेरी इसको मिल गया, शेर खान लोधी से जो है पौंडीचेरी जो है रूलर ऑफ बीजापुर था, जिससे ये इसका, और बाद में ये फ्रेंच की कॉलोनी बहुत दिन तक जो है ये रहा फ्रेंच की कॉलोनी पौंडीचेरी। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटिश कैसे कैसे कंक्वेस्ट किया। तो सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में जो है बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था, वो हम लोग बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कैसे कैसे राज्य बना, मुर्शिद कुली खान ने कैसे राज्य बनाया, फिर अलीवर्दी खान ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम लोग बाद में का टॉपिक है, मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था। 1724 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का स्वतंत्र राज्य बना के स्थापना की थी, और उसके बाद जो है बंगाल का शासक बन गया अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मौत के बाद जो है उसका नाती जो है, उसका जो ग्रैंड सन है, वो जो है वहां का बंगाल का नवाब बना, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है काफी होनहार शासक था, कैपेबल रूलर था, लेकिन उसकी जो और लोग थे और आंटी वगैरह थी, जैसे घसीटी बेगम, उसके कजिन वगैरह थे, उसको लाइक नहीं करता, और खास करके उसका जो ये था कमांडर था मीर जाफर, वो भी उससे खुश नहीं था, क्योंकि ये जो है कैपेबल था और बाकी को करप्शन वगैरह करने नहीं देता था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है कॉन्स्पायरेसी होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि ये जो है एक घटना हुई थी जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, कि 20 जून 1756 में क्या हुआ कि उससे पहले ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने का अलाउ नहीं था। ये लोग फोर्टिफाई कर रहे थे, मतलब किलाबंदी कर रहे थे, तो इन्होंने मना किया कि मैं नवाब हूं, मेरे से बिना पूछे क्यों कर रहे हो। तो फ्रेंच तो मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, तो वहां पे चढ़ाई कर दिया सिराजुद्दौला। चढ़ाई करने के बाद जो है ब्रिटिश तो हार गए, 146 ब्रिटिश को बंदी बना लिया, और उसको लाकर जो अपने इसको कह दिया कमांडर वगैरह को, जो भी मंत्री वगैरह था, इन लोगों को लेकर चलो। और उसने क्या किया कि ले जाकर बंद कर दिया एक जो है बहुत छोटे से कमरे में, गर्मी के दिन में, 20 जून गर्मी ही होता है, 146 को एक छोटे से कमरे में रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए। जब सुबह खोला गया तो मोस्टली जो है 123 जो है उसमें से डेथ हो चुका था सफोकेशन की वजह से, जिससे ब्रिटिश काफी 28 ही बचा था। उसमें से एक बचा था हॉलवेल नामक व्यक्ति, उसी ने ये घटना जो है बताया है। अब इस घटना पे थोड़ा सा ये है, डाउट भी है कि सही है नहीं है, क्या है, किस तरह से, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके तो नहीं बताया गया है। तो ये जो है एक बैटल ऑफ प्लासी का जो है एक बैकग्राउंड है, क्या इस तरह से ब्रिटिश हुआ। उसके बाद जो है दोनों में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ जो है अलीनगर हुआ, लेकिन वहां से जो है बात नहीं बना। फिर आखिरी में जाकर बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो जो है आपको होता है कब, तो वो होता है 23 जून 1757 को जो है बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, 23 जून 1757 में। ये बैटल कहा जाता है ये कभी लड़ाई नहीं किया ब्रिटिश ने, इसको ग्राउंड पे कभी नहीं लड़ा, इसने लड़ा लेकिन ग्राउंड से पीछे लड़ा, बैटल के पीछे इसने बैटल किया। वो कैसे किया, तो इसका जो कमांडर था मीर जाफर, उसको पहले ही अपने अंडर में मिला लिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने पहले ही मिला लिया और कहा कि तुम जो है मेरे साथ आ जाओ, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तुमको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। वो मान गया, और उसके बाद उसकी जो आंटी वगैरह थी घसीटी बेगम, अमीर चंद वगैरह, ये सारे को जो है अपने पाले में मिला लिया। सिराजुद्दौला बेचारा कुछ आदमियों के साथ जो है लड़ा, लेकिन आखिरी में हार गया, और आखिरी में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, और इसको जो है बना दिया गया, क्या नाम है, बंगाल का नवाब, इसको मीर जाफर को। और उसमें बहुत सारी ये थी कि मीर जाफर को कहा गया कि तुम इतना पैसा मुझे दोगे, ये दोगे, वो दोगे, दिस दोगे, तो उसने कहा ठीक है हम देंगे, ये सब सारी चीजें मीर जाफर ने मान लिया।
फिर हो गया तो, लेकिन वो कहां से देता, मीर जाफर जो है उतना पैसा मीर जाफर के पास था नहीं, कि वो लगातार उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी। आखिरी में जो है उसका मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसने कहा कि मैं दे दूंगा आपको जो आपकी डिमांड है। 1760 में जो है मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को जो है वहां का बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम जो था ना वो थोड़ा चालाक था, उसने कहा कि ऐसे रहेंगे तो ब्रिटिश तो हर चीज में इंटरफेयर करेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि यहां से निकल जाते हैं। और उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी मुंगेर बिहार में, और वहां जाकर जो है अपना हेडक्वार्टर बना लिया। उसने जो अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री पास था, फ्री ट्रेड का पास था, जो कि फर्रुखशियार के टाइम में दिया गया था, मीर कासिम ने भारतीयों को भी दे दिया, जिससे अंग्रेज काफी खफा थे, अब किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें देखकर जो है 1763 में जो है इसको जो है नवाब के तौर पे हटा दिया गया। वहां पे पटना में मसाकर भी हुआ, पटना में युद्ध भी हुआ, और वहां से वो भाग कर चला गया अवध। अवध जब गया पहुंचा तो अवध में का जो शासक था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था नवाब सुजाउद्दौला, और साथ साथ जो है मुगल शासक भी वहां पे बैठे हुए थे, शाह आलम द्वितीय, तो वो भी थे। तो तीनों ने मिलकर एक सेना बनाई और कहा कि हम तीनों जो है लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। तीनों को परेशान किए हुआ, तो बोला हाँ ठीक है, सही में लड़ना चाहिए। और तीनों जो है बक्सर के युद्ध का जो है प्लानिंग किया, और बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध जो है एक्चुअल बैटल था, जो कि फाउट हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें तीनों आर्मी थी, जो कि सुजाउद्दौला अवध का नवाब, एक्स नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, और शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर। और इधर से जो था वो था हेक्टर मुंडो, इसका ब्रिटिश सेना का लीड कर रहा था। और वहां पे बक्सर में बुरी तरह हार हुई इसकी, क्या नाम है, भारतीय सेना जो थी, जो भी मतलब कि जो तीनों की थी। और इसके बाद जो है इन सब के साथ जो है ट्रीटी किया गया, एक के साथ जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उसमें जो है शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट दे दिया था बंगाल बिहार उड़ीसा का। वो सारी कहानी जो है तो वो हमने देखा था। उसी तरह से ब्रिटिश ने बंगाल के बाद मैसूर को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो जो है मैसूर को बार बार कहता था कि वो हमसे हमारे से सब्सिडियरी अलायंस जो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैसूर के शासक मान नहीं रहे थे। तो इस क्रम में 4 युद्ध हुआ, 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ, और 4 एंग्लो मैसूर वार जो है उसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1767 से 1769 के बीच में ये हुआ। इसमें जो है कोई भी, हैदर अली जो है उस तरफ से लीड कर रहे थे, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। आखिरी में जो है मद्रास की ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, और ये वार जो है समाप्त हो गया। हैदर अली जो है इसमें भारी पड़ा, हैदर अली का ही ज्यादातर बातें इसमें मानी गई। फिर जो है कुछ दिन तक शांत रहा, फिर दोबारा ये हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84, और इसी में 1782 के में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, कैंसर के कारण जो है डेथ हो जाता है। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है इसको संभाल लेता है, उसका बेटा टीपू सुल्तान। और लेकिन ये भी बार इनकंक्लूसिव था, रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो आखिरी में क्या हुआ, ये भी खत्म हो गया 1784 में, और ये हो गया मैंगलोर की संधि से जो है आपको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो ये बार समाप्त हो गया। दोनों में कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ आपको चौथा जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ कि यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है उसकी हार हो गई, और उसमें श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया गया, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ। आधी जो टेरिटोरी थी टीपू सुल्तान को वो अपना सीड करना पड़ा, देना पड़ गया, और बदले में 3 करोड़ रुपए भी मांग किया गया, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ था टीपू के पास, टीपू ने 1.5 करोड़ दिया। अब बाकी का पैसा बाद में कहा देंगे, तो उसके बेटे को कैद करके ले गए। बाद में टीपू ने इसको छुड़ा लिया, लेकिन ये टीपू के लिए एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। फिर भी टीपू नहीं माना, उससे फिर कहा गया कि सब्सिडियरी अलायंस को टीपू जो है फ्रेंच वगैरह के साथ अपना जो है और रिश्ता बढ़ाने लगा, रिलेशनशिप। उसने जो है ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया, जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना, और फिर जो है आखिरी में ब्रिटिश से चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ, जिसमें जो है ब्रिटिश ने फाइनली टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए मारा गया, और जो है मैसूर भी जो है किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। पंजाब से 2 वॉर हुआ। जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तो पंजाब जो है सुरक्षित जगह पे था। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ये सतलज के जो साउथ और नॉर्थ वाला एरिया है, साउथ वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो नॉर्थ वाला पार्ट पूरा जो है महाराजा रंजीत सिंह का रहेगा, इधर ब्रिटिश का रहेगा। लेकिन 1839 में उनके डेथ के बाद जो है पंजाब में जो है सिनारियो सही नहीं था, उथल पुथल की सिचुएशन था, जिसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। और 1845-46 में पहला एंग्लो सिख वार हुआ, और जो ट्रीटी ऑफ लाहौर से जो है 1846 में ये खत्म हुआ। महाराजा दिलीप सिंह जो है दोनों के बीच में साइन हुआ। उस वक्त 7 साल का था। जिंदाल जो रानी जिंदाल थी, उनके रेजेंट थी, वो रूल कर रही थी उनके बिहाफ पे। उसके बाद फिर अगले साल जो है, ठीक 1 साल बाद जो है 1848 में दोबारा जो है ये वॉर हो चुका।
जो सिख जो थे गवर्नर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर देते हैं। तो डलहौजी जो है लॉर्ड गौ को भेजते हैं सतलज रिवर के पंजाब को अनेक्स करने के लिए, और पंजाब को अनेक्स कर लिया जाता है 1849 में जो है पंजाब को अनेक्स करके दिलीप सिंह महाराजा जो है दिलीप सिंह उसको भेज दिया जाता है लंदन। वहां जो इंग्लैंड जाके उसकी पढ़ाई होती है, रानी जिंदल को पेंशन पे रख दिया जाता है। कार्नेटिक वार जो है पहला तो ये कि कार्नेटिक वार कुछ सिचुएशन जो है कुछ इंडियन की वजह से भी और अपने जो है यूरोप में जो उथल पुथल मच रहा था उसकी वजह से भी शुरू हुआ। तो पहला कार्नेटिक वार जो है 1740 से 48 के बीच में हुआ, और ये एंग्लो फ्रेंच वार जो है ये कैसे हुआ, तो एक्सटेंशन ऑफ क्या है ऑस्ट्रियन वार ऑफ ऑस्ट्रिया का जो है वहां पर लेडीज जो है वो रूलर बन गई थी, लोग रिवोल्ट कर रहे थे कि नहीं कैसे एक लेडी रूल करेगी, इस तरह से जो है ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच सपोर्ट नहीं कर रहा था। वहां जैसे स्टार्ट हुआ तो ऐसे इंडिया में भी हो गया, दोनों पार्टी यहाँ भी थी, लेकिन 1748 में वहां वार रुक गया, एक्सेला शपेल की संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, तो यहाँ भी जो है ये वार रुक गया। जो एरिया दोनों कब्जा किया था दोनों एक दूसरे को लौटा दिया, मद्रास इंग्लिश को लौटा दिया गया, और फ्रेंच का जो टेरिटोरी था नॉर्थ अमेरिका में वो फ्रेंच को दे दिया गया। सेकेंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ कि ये जो हुआ ये इंडिया की वजह से हुआ, यहाँ भी जो है ये नेटिव रूलर थे हैदराबाद और कर्नाटक के, वहां जो है दोनों का डेथ हो गया, तो वहां एक को जो है फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था, एक को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था, अलग अलग को, जिसकी वजह से ये वार जो है सेकेंड कार्नेटिक वार जो है वो शुरू हुआ। और आखिरी में जो है ये भी वॉर 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद ये समाप्त हो गया। थर्ड कर्नाटिक वार में जो है ब्रिटिश में बीच में क्या हुआ, ये जो है 7 इयर्स ऑफ वार का पार्ट है। 1760 में जो है बैटल ऑफ वांडीवास हुआ, जिसमें जो है फ्रेंच की हार हो जाती है वांडीवास में तमिलनाडु के पास, और जिसके बाद जो है फ्रेंच पावर बहुत कमजोर हो जाती है, फ्रेंच को वापस जाना जाता है। बाद में 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाता है, और ये जो है फ्रेंच को जो थोड़ा सा एरिया वगैरह जो पौंडीचेरी और चंद्रनगर का जो एरिया दे दिया जाता है, जहां फ्रेंच सेटल होती है और अपना ट्रेडिंग वगैरह करती है। वो आप जो है लड़ाई झगड़े में उतना ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं रहती है क्योंकि कमजोर हो जाती है। अब देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि सबसे बड़ी जो है रिवोल्ट ब्रिटिश इतिहास में, इंडिया के इतिहास में कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारे कॉजेस थे, इकोनॉमिक कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था, रिलीजियस कॉज था कि सैनिकों को मना कर दिया था कि आप टर्बन नहीं, आप जो है टीका नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं बांध सकते हैं, धागा नहीं बांध सकते हैं। सैनिकों को दूर भेजा गया समुद्र पार, जो कि मना, हिंदू धर्म में ये चीज मान्यता थी कि अगर समुद्र को पार करे तो हमारा जो है धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर जो है इकोनॉमिक पॉलिसी तो ब्रिटिश की गंदी थी ही, महलवाड़ी ले लें, रायतवाड़ी ले लें, कोई भी पॉलिसी ले लें, जमींदारी ले लें, सारी पॉलिसी गंदी थी, किसानों का हाल खराब था, और भी बहुत सारे कारण थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इमीडिएट कॉज था वो था कि दिसंबर 1856 में जो है इन्होंने इनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस किया ब्राउन बेस की जगह, और इसमें रूमर फैल गया कि इसका जो ग्रीज किया गया है कार्ट्रिज, तो उसको जो है दांत से काटना पड़ता था, और वो जो है सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ है। अब दोनों धर्म के लोग जो है, सुअर जो है मुसलमानों के लिए प्रोहिबिटेड है, और गाय जो है वो हिंदुओं के लिए जो है क्या है पवित्र जानवर है। तो दोनों के लिए जो है क्या हुआ कि दोनों का धर्म नष्ट करने वाली बात हो गई, और ये बात फैल गई और लोगों में जो है आक्रोश मच गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री जो है उन्होंने अपने सार्जेंट को शूट कर दिया, उसके बाद में उनको जो है फांसी हो गई। तो ये इमीडिएट कॉज था, लेकिन भारत में इसका शोला भड़क चुका था, आग भड़क चुका था, चिंगारी लग चुकी थी, और हर तरफ जो है ये बात फैल चुकी थी, और सभी लोगों ने मिलकर इसको विद्रोह करना चालू हो गया। तो 10 मई को जो है पहले डेट फिक्स किया गया था 30 मई का, लेकिन कम्युनिकेशन उस वक्त उतना था नहीं, जिसकी वजह से ये पहले ही स्टार्ट हो गया, और ये वजह भी थी इसकी विफल होने की, असफल होने की वजह भी थी कम्युनिकेशन। तो 10 मई 1857 को जो है ये शुरू हुआ। मेरठ से लोग जो है सिपाही जो है जो मार्च किए दिल्ली की तरफ, और वो चल दिए कि जो है ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना है, जो भी थे जेल वेल पे छोड़ा उड़ा के सबको। और इसका जो प्रतीक था वो था लोटस और रोटी, चपाती और जो है रोटी जो है इसकी प्रतीक थी। तो ये याद रखिएगा, इसका जो है सिंबल था इस लड़ाई का। ये शुरू हुआ, उसके बाद जो है लोग चल दिए वहां पे आके, बहादुर शाह जफर को जो है उन्होंने अपना लीडर घोषित कर दिया, और हिंदुस्तान का जो है, क्योंकि था तो मुगल एम्पायर, बादशाह तो हिंदुस्तान का था, बुरा था तो क्या हुआ 80 साल का, लेकिन आखिरी में ब्रिटिश ने इसको सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश को सप्रेस जब कर दिया तो उसके बाद एक रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है एक एक्ट लेकर आया, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ, क्वीन ने जो है पावर ले लिया, किससे,
जो कंपनी का था वो ट्रांसफर हो गया। द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द crown, and governor general of India, which was the last governor general, that is Lord Canning, and the governor general of India was known, will be known as the title viceroy, मतलब वाइस टू द रॉयलिटी। अब जो है वो डायरेक्ट जो है वाइसराय बन गया, डायरेक्ट उस पे ये करेंगे। सेक्रेटरी वगैरह भी एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो है इलाहाबाद में ये प्रोक्लेमेशन जो है क्वीन की बातें जो है ये कैनिंग ने पढ़ के बताया था। तो इस तरह से जो है और कहा कि अब आगे से हम कोई भी कब्जा वगैरह नहीं करेंगे, इंडियन इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडियन राज्य में, प्रिंसली स्टेट में, इंडिया के कल्चर में, बहुत सारी चीजें इन्होंने वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, बहुत सारी चीजों में इंटरफेयर करते रहे। तो ये जो है आपको 1857 के विद्रोह का जो है इम्पैक्ट हुआ। इंडियन सोल्जर को कम कर दिया गया, गोरखा वगैरह को लाया गया, ब्रिटिश सोल्जर को ज्यादा जो है महत्व दिया गया कि ताकि इस तरह का नहीं हो। ये कुछ लीडर हैं जो कहीं कहीं से लीड कर रहे थे, जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह, और इनको जो है सप्रेस किया था जॉन निकोलसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है ये कर रही थी, हेनरी लॉरेंस ने इसको सप्रेस किया था। कानपुर से नाना साहब, तांत्या टोपे भी थे साथ में, सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यू रोज। बरेली से खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैम्पबेल ने इसको ही किया था। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, कर्नल कौंसल जो है। बिहार से 80 साल के बूढ़े शेर कुंवर सिंह जो है, इसको विलियम टेलर ने जो है इसको सप्रेस किया था। जगदीशपुर से थे बिहार से ये कुंवर सिंह। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे अब आते हैं। इस पे कुछ बुक भी लिखी, बी डी सावरकर ने कहा इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ने कहा कि ये पहला वॉर था ना, ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इस तरह की बातें लोग कहे। सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत नाम की किताब लिखी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात अब देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर को पहला जो है। तो इसमें 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसको जो एस्टैब्लिश किया था वो किया था एलन ऑक्टोबियन होम, जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट आईसीएस ऑफिसर था, एओ ह्यूम, उसने इसको एस्टैब्लिश किया था। पहले इसका था कि हम लोग जो है इसका पुणे में करेंगे अधिवेशन, लेकिन जो है सेशन पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से जो है पुणे से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है पहला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष किसने किया? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ये पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे और पहले पारसी प्रेसिडेंट थे। तीसरा जो है आपको मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। चौथा इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट थे और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो कुछ प्रेसिडेंटशिप जो है आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1896 में कलकत्ता में इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सियानी। अब देखिए मुसलमान जो है प्रेसिडेंट है, और ये जो है आपको वंदे मातरम जो है इसमें गाया गया। वंदे मातरम किसने लिखा था आप कमेंट करके बताएंगे। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके ये प्रेसिडेंट थे। स्वदेशी मूवमेंट को जो है अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद जो है 1906 कलकत्ता, दादा भाई नेहरू जी जो है सेल्फ गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे सेल्फ रूल जो है स्वराज की जो है बात कही गई थी। 1907 में सूरत, रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने, और यहाँ पर जो है कांग्रेस में जो है सूरत स्प्लिट जिसको कहा जाता है, तो विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में जो है कांग्रेस बढ़ गई थी। उसके बाद 1911 कलकत्ता में बी.एन. धर जो है वो थे आपको इसके अध्यक्ष, और जन गण मन पहली बार जो गाया था, दिल्ली दरबार भी लगा था, याद होगा। 1916 में कलकत्ता लखनऊ अभिनिवेशन हुआ था, ए.सी. मजमूदार इसके ये थे अध्यक्ष थे, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और यहीं पर जो है आपको कांग्रेस जो डिवीजन हुआ था सूरत में वो यहाँ पर जाकर समाप्त हो गया। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है यहीं पे आके मिल गए, और इसी सेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये चीजें जो है आप देख सकते हैं। फिर 1917 में जो है आपको कलकत्ता में एनी बेसेंट जो मैंने बताया भी पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 1922 में गया में सी.आर. दास जो है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हुआ, स्वराज पार्टी की बात की गई। 1927 में स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और एक ही बार वो प्रेसिडेंट बने। कानपुर सरोजनी नायडू जो है 1925 में उसके बाद बनी, पहली इंडियन जो है वीमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी। 1929 में लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर ये फैसला लिया गया था कि हर साल जो है पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 नवंबर को।
26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान हमने लागू किया। 1931 कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट पास किया गया। 1934 जो है आपको ये बॉम्बे सेशन, राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट थे और इसमें अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस किया गया। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू फिर से प्रेसिडेंट थे। सोशलिस्ट आइडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसमें दिया था, सोशलिस्ट आइडिया प्रमोटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। फिर आ गया 1937 फैजपुर, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, तो पहला सेशन था जो कि गांव में हुआ था, गांवों को लोगों को जोड़ने के लिए, कांग्रेस को एक बड़ा बनाने के लिए। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है सेटअप हुआ। दोबारा फिर सुभाष चंद्र बोस बने 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और पट्टाभी सीतारामैया को जो है इन्होंने हराया था, गांधी जी के कैंडिडेट थे। गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, फिर बाद में इन्होंने मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद जो है दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आजाद बने और 1941 से 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ, 6 साल तक ये लगातार जो है प्रेसिडेंट बने रहे। 1946 में मेरठ में हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी जो है प्रेसिडेंट बने और ये पहला सेशन था, लास्ट सेशन था जो कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले था। तो ये चीजें याद रखिएगा। कुछ चीजें देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो क्या हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में जो है ये हुआ था और इसको लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को जो है अनाउंस कर दिया था कि 20 जुलाई को कि हम पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, जिसको लेकर काफी लोगों में आक्रोश हुआ। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये डिवीजन था और लोगों ने क्या किया कि स्वदेशी दिवस 7 अगस्त को ये डिसाइड हुआ कि स्वदेशी दिवस जो है हम लोग मनाएंगे और इसीलिए स्वदेशी डे इस दिन मनाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों से अपील किया कि हम लोग जो है राखी दिवस मनाते हैं और 16 अक्टूबर को जो है ये बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था और 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है ये जो है बाद में जो है दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार जो है आपको किंग जॉर्ज 5 जो है आपको और क्वीन मेरी भारत आया और उसने जो है दिल्ली दरबार में जो है इसको रिवोक कर दिया बंगाल विभाजन को, और बाद में जो है इसका ट्रांसफर भी कर दिया दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया। इसी में रास बिहारी बोस ने जो है आपको बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग के, उस वक्त था वायसराय बन गया था, उस पर बम फेंका था और बाद में वो यहाँ से भारत से भाग गए थे, जापान की तरफ भाग गए थे। बाद में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपको इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने योगदान दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो आगा खान और सलीमुल्लाह ने मिलकर 1906 में जो है ढाका में, और इसका डिमांड था कि मुस्लिमों के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। बाद में इस बात को मान भी लिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। सूरत स्प्लिट हमने देख चुके हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट और जो है से दोनों में जो है ये हो गया था, कहा जाता है कि कुर्सी उर्सी भी चल गई थी, इतना कुछ जो है यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो चुका था। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, इसने मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिसको कॉमनल इलेक्टोरेट कहते हैं कि मुस्लिम को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साथ साथ जो है वोट भी सिर्फ मुस्लिम करेंगे। ये चीज जो है मान ली गई थी, कांग्रेस ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में 1916 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। मॉडरेट लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 को जो है मॉडल जो थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और मिंटो जो थे वो थे वायसराय। फादर ऑफ द पाकिस्तान भी इनको कहा था राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने केसरी नाम की जो है पत्रिका भी निकाली और मराठा केसरी जो है वो मराठी में थी और मराठा जो है वो इंग्लिश में हुआ करती थी। गीता रहस्य नाम की किताब भी उन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद लखनऊ पैक्ट, अंबिका चरण मजबूदार दोनों मिल गए थे, ये बात हमने दिसेशन गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है आपको नेहरू से जी से मिले थे। यहीं पे जो है रास बिहारी बोस ने जो है गांधी जी से कहा था कि आप जो है आइए और चंपारण के हालात को देखिए, और वहां पर जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से कहा था कि आप आइए और चंपारण के लोगों की हालात को, प्रेजेंट के हालात को, वहां के किसानों के हालात को देखिए और वहां के लिए कुछ किसानों के लिए कुछ किए। जिसके बाद गांधी जी बाद में चंपारण गए और ये उनका पहला सत्याग्रह हुआ था। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। लॉ की डिग्री लेने के बाद जो है वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से जो है लॉ की डिग्री उन्होंने लिया और उसके बाद 1893 में जो है दादा अब्दुल्ला जो है गुजराती बिजनेसमैन था, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। वहां पे इनको जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। जो ट्रेवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास से, वहां ट्रेवल उनको उतार दिया गया पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। उसके बाद जो है वो वहां से 21 साल बाद जो है वह भारत लौटे। वहीं उन्होंने बहुत सारे आश्रम, फेनिक्स आश्रम का, नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। बियर्स वार्ड में एम्बुलेंस सेवा शुरू की, इसीलिए इनको जो है कैथरी हिंद का टाइटल भी दिया गया था। 1915 में भारत आए और 9 जनवरी 1915 को इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो है जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना और गांधी जी ने कांग्रेस सेशन को अटेंड किया।
उसके बाद राजकुमार शुक्ल से जब मुलाकात हुई तो उनको इनवाइट किया गया और बाद में गांधी जी जो है वहां पहुंचे। वहां पे जो है लोग किसानों को कंपेल किया जाता था कि अपने 20 अगर 20 पार्ट है तो उसके 3 पार्ट पे जो है आपको नील की खेती करनी होगी। नील उस वक्त ज्यादा जो है फायदेमंद नहीं था और नील की खेती से जो है जमीन बंजर हो जाती थी, बहुत ज्यादा पानी लगता था। और उस वक्त जो है जर्मनी में नेचुरल डाई जो है अब आर्टिफिशियल डाई जो है वो इन्वेंट हो गया था, जिसके बाद नील का डिमांड कम हो गया था। लोगों को फायदा नहीं था लेकिन इसको उगाना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको कहते थे तिनगटिया पद्धति। तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे और इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था और ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। और उसके बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी की फॉर्मेशन हुई। गांधी जी भी इसके मेंबर थे। एफजी सलाई जो थे इसके चेयरमैन थे और इसका रिपोर्ट आया और ये जो है तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में। ये प्लेग आ गया था, लोग जा रहे थे तो लोगों को कहा गया कि आपको जो है रुकिए और आपको जो है प्लेग बोनस दिया जाएगा। तो प्लेग के बाद जो है वर्कर डिमांड कर रहे थे कि 50% जो है उनके वेज में इंक्रीज किया जाए, लेकिन ये जो है मिल ओनर मान नहीं रहे थे। आखिरी में मिल ओनर को मानना पर गांधी जी वहां आए और गांधी जी ने पहली बार जो है हंगर स्ट्राइक का इसमें प्रयोग किया था। तो आखिरी में जो है ये लोग 50% मांग रहे थे और मिल ओनर जो है 35% पे मान गया कि उसका जो है हाइक किया जाएगा। ये क्या नाम है वेजेस जो है वो उतना हाइक कर दिया जाएगा। अनसुईया भाई साराभाई जो थे वो भी जो है इसमें गांधी जी के साथ थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो तीसरा था वो था खेरा सत्याग्रह जो कि गुजरात में था। यही यहाँ पर भी वही था कि ये बढ़ा दिया गया था आपको टैक्स वगैरह जो है उसको प्राइस क्रॉप फेल्यूर के बावजूद भी, तो जिसको लेकर जो है गांधी जी ने आंदोलन किया और ये भी जो है सक्सेसफुल आंदोलन रहा। तो गांधी जी आए और इंडिया में उन्होंने केक खा लिया। पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह। इसके जो है कभी कभी आ जाता है कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है गांधी जी 1915 में जब आए तो उन्होंने वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 18। गांधी जी ने इंडियन को जो है उसमें ये किया अपॉइंट किया कि चलो ब्रिटिश की तरफ से लड़ो, कुछ फायदा होगा। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश ने गांधी जी को कुछ भी नहीं दिया। गांधी जी ने इसका अपोज किया और लोगों ने अपोज किया बहुत सारी चीजें। तो रॉलेट एक्ट लेकर आया। रॉलेट एक्ट जो है 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, तो उसका जो है से कुछ था नहीं। तो रॉलेट एक्ट जब आया तो रॉलेट एक्ट जो है इसको कहा गया ब्लैक एक्ट। इसको किसी भी आदमी को सस्पेंड के आधार पे जो है आपको किसी भी डाउट के बेसिस पे जो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता और जो है जेल में रख दिया जाता था। यहाँ पे कोई बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील इसको कहा गया, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और खास करके बंगाल में जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल को जो है 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का घोषणा कर दिया। और उसके बाद पंजाब में काफी जो है सिचुएशन खराब हो गई थी, वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया। वहां के दो लीडर थे जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 अप्रैल 1919 को। इन दोनों के प्रोटेस्ट को भी लेकर और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, उसको भी लेकर जो है लोग जमा हुए सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में लोग पीसफुल वहां पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और बैसाखी का भी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी वक्त जनरल डायर वहां पहुंचता है अपने ट्रूप के साथ और वो एक ही दरवाजा था उसको बंद कर देता है और उसने ऑर्डर दिया कि निहत्थे लोगों पे फायर करने के लिए, जिसमें काफी लोग, हजारों लोग मारे गए। सही है, सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम बताता है, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, जिसकी जो निशानी आप आज भी जलियांवाला बाग में जाकर देख सकते हैं। बाद में जो है हंटर कमीशन बैठाया गया, कंडेम किया डायर को, कुछ हुआ नहीं, वापस चला गया इंग्लैंड, वहां बहुत स्वागत हुआ, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, गांधी जी ने कैशरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये सारी चीजें होती रही, घटना हुई। और उसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920-21 में जो है ये शुरू हो गया, 20 से 22 तक ये चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। गांधी जी ने इसमें पूरा कहा था कि स्वराज इन ईयर, 1 साल में जो है स्वराज मिल जाएगा। और ये जो है नॉन वायलेंस को लेकर गांधी जी बहुत ये थे कि नॉन वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। 1919 में उससे पहले क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश का जो वादा किया था कि जो ऑटोमन एम्पायर है वहां के खलीफा हैं वो सारे मुसलमान उसको जो है अपना अनुयायी मानते थे, तो लेकिन ब्रिटिश ने कहा था उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, गलत जो है व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको जो है हटा दिया गया खिलाफत मूवमेंट। तो इसलिए इंडिया में शौकत अली, मोहम्मद अली जो है इन्होंने शुरू किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी एस्टैब्लिश किया
और गांधी जी जो है वहां पर उसको लीड किया। गांधी जी ने दोनों को, हिंदू मुस्लिम की अपॉर्चुनिटी समझा यूनिटी का, और गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन से मिला लिया। तो ये याद रखिए, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुआ था, और गांधी जी जो है 1919 में इसके जो है अध्यक्ष बने थे। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। वहां पर जो है चौरी चौरा गोरखपुर के निकट एक गांव है, वहां पर जो है भीड़ पे जो है थोड़ा बहुत कुछ अत्याचार किया गया पुलिस के द्वारा, और उस भीड़ ने क्या किया, पुलिस को दौड़ाया, और पुलिस वाले क्या हुए, थाने में जाके बंद हो गए। थाने में बंद हो गए तो बाहर से भी इन लोगों ने बंद कर दिया, और वहां पे जो है किरोसिन तेल जो है छिड़क कर आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है जलकर खाक हो गए। गांधी जी को जब ये पता चला तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमने वायलेंस के लिए मना किया था, और उन्होंने वापस ले लिया। कहा कि ये हमारी हिमालय जैसी भूल थी। ये सारी चीजें लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। ये इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की, क्या बापू आप कश्मीर में कुछ होगा तो आप कन्याकुमारी वाले को सजा दोगे, इस तरह की बातें होती रही, लेकिन गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, और 12 फरवरी 1922 को जो है ये वापस ले लिया गया आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, 6 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन बाद में हेल्थ का इशू बनाकर जो है उनको ये कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। इसलिए 1924 में वो कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष भी बने थे। फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में, जब नहीं मिला डोमिनियन स्टेटस, पूर्ण स्वराज की जो है से ये कर दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के ये मान लिया गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया। तो गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह, सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया। अपने 78 फॉलोवर के साथ जो है साबरमती से ये सत्याग्रह शुरू किया, और ये दांडी के तट पर 6 अप्रैल को पहुंचा, और वहां उन्होंने साल्ट बनाकर, नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया 4 मई 1930 को, लेकिन जो है उनके जो फॉलोवर थे जैसे कि सरोजनी नायडू वगैरह जो है इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। बाद में जो है गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1930, 1931, 1932। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तीनों में B.R. अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, ये याद रखिएगा। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस ही नहीं जाएगी, सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो उस टाइम जो है ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड। दूसरे में गांधी एरविन को बहुत प्रेशर था कि गांधी जी को किसी तरह मनाओ, कांग्रेस को मनाओ, तो गांधी जी माने, कांग्रेस माना। 5 मार्च 1931 को गांधी एरविन पैक्ट हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, और उसके बाद गांधी जी जो है जेल से बाहर आए, चलेंगे लंदन, वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। वहां भाग लिया, लेकिन गांधी जी वहां पर जो है गांधी जी की बात नहीं बनी, क्योंकि रैमसे मैकडोनाल्ड जो है और समाज को बांटने, सिख को, क्रिश्चियन को, और भी पारसी वगैरह को, जैन वगैरह को दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जो है वो चाहता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुसलमानों, ये दलितों को भी दे दिया जाए। अंबेडकर जी इस बात की मांग भी कर रहे थे, तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो है इस बात को मानना चाह रहा था, डिवाइड करना, लेकिन गांधी जी इस बात पे ये हुए, अडिग रहे और वापस चले आए, कोई बात नहीं बनी। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया पकड़ कर, पूना जेल में, यरवदा जेल में गांधी जी वहीं पे बैठे रहे। फिर तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने अनाउंस कर दिया कि नहीं, डिप्रेस क्लास को भी जो है ये दिया जाएगा, और 16 अगस्त 1932 को ये अनाउंस किया गया। गांधी जी को ये पता चला तो वो 20 सितंबर 1932 को जो है चले गए, हंगर स्ट्राइक पे चले गए, जो है आपको कि हम लोग जो है आमरण जो है अनशन पे चले गए कि वो भूख हड़ताल करेंगे। तो इसकी ये बात पता चली अंबेडकर जी को, इन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, गांधी जी मर जाएंगे, सब हमें पे इल्जाम लगा देगा। अंबेडकर जी दौड़े दौड़े गए पूना जेल, बोले क्या गांधी जी ऐसा क्या कर रहे हैं, तो बोले कैसे क्या करें, तुम बात मान ही नहीं रहे हो। तो फिर दोनों में पैक्ट हुआ सितंबर 24, 1932 को, और इसको कहते हैं पूना पैक्ट। और इसमें जो है डिप्रेस क्लास के लिए जो कॉमनल अवार्ड था, जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था, उसको कैंसिल कर दिया गया, और जो 71 सीट थी असेंबली में उसको करके 147 कर दिया गया। डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, तो ये जो है आपको 148 कर दिया गया, सॉरी। और ये जो है चीजें, इसलिए पूना पैक्ट इसी का नाम है। फिर गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में जुड़ गए। उसके बाद देखिए कि हरिजन को के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये लोग सही में डिप्रेस है। तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और ही कॉल्ड अनटचेबल्स को जो है उन्होंने हरिजन कहा, मतलब हरि का गॉड, गॉड का बेटा जो है इन्होंने कहा। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसको स्थापना 1932 में की। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे घनश्याम दास बिरला, जो कि GD बिरला के नाम से जाने जाते हैं। सेक्रेटरी थे अमृतलाल ठक्कर। गांधी जी ने हरिजन नाम की जो है पत्रिका भी निकाली, वीकली जर्नल भी निकाला 1933 में। इंग्लिश, गुजराती में इसको कहते थे हरिजन बंधु, और हिंदी में कहते थे हरिजन सेवक। तो ये जो है आपको गांधी जी ने ये काम किया।
उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पहले 14 जुलाई 1942 को जो है वर्धा में जो है ये रेजोल्यूशन हुआ कांग्रेस में कि जो हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है बातें पास हुई। और उसके बाद 8 अगस्त महात्मा गांधी जो है उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हम लोग शुरू करेंगे, और ये बॉम्बे में शुरू होने का ये हो गया। और उसके बाद जो है गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया। ये डू और डाई का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडिया के उसको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया सॉरी डू और डाई नहीं, डू और डाई गांधी जी ने कहा था, क्विट इंडिया जो है यूसुफ मेहर अली ने जो है ये स्लोगन दिया था। और गांधी जी को जो है इम्प्रिजन कर लिया गया। और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको जो है अरे बड़े बड़े जो भी नाम से सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और जो भी जो है उसी वक्त जो है नए नए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है इमर्ज होकर आए, जैसे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया, अरुणा असफ अली, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से जो है भारत में नई जो है लीडरशिप उभर कर सामने आई। उसके बाद जनवरी 30 1948 गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने असैसिनेट कर दिया, मार दिया, गोली मार दिया, डेथ हो गया। महात्मा गांधी को महात्मा का जो टाइटल दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से रेडियो पे उन्होंने दिया था कि, तो ये याद रखिएगा, कुछ चीजें एग्जामिनेशन में पूछ ले जाता है। गांधी जी यंग इंडिया नामक जो है गांधी जी का जो है से किताब है, यंग इंडिया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब गांधी जी की किताबें हैं। अनुशीलन समिति, कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1902 में बरिंद्र कुमार घोष जो है इसकी स्थापना किया था। सत्येंद्र बनर्जी, परमनाथ मित्र, ये सब जो है इससे जुड़े हुए थे। इसने जो अनुशीलन समिति है भवानी मंदिर नाम की जो है पुस्तक जो है ये पब्लिश करती थी, जुगांतर भी करती थी, वंदे मातरम भी करती थी। ये सब अनुशीलन समिति का बहुत रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, बांग्लादेश वगैरह में काफी सक्रिय था। इसी में जो है अभिनव भारत मंदिर, यंग इंडिया सोसाइटी, ये जो है आपको शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर, और इसके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। 1904 में जो है बाद में इनिशियली जो है इसका नाम था मित्र मेला, बाद में जो है अभिनव भारत मंदिर इसका नाम हो गया। इसी के एक मेंबर थे जिसका नाम था तो उन्होंने जो है कर्नल विलियम कर्जन वाइली को जो है और टीएम जंक्शन को जो है मारने का जो है आपको मदन लाल धिंगरा जो है उन्होंने जो है कर्जन वाइली को जो है मदन लाल धिंगरा ने मारा था 1909 में। ये पहले उसके मेंबर हुआ करते थे। और ये जो है अनंत लक्ष्मण करकरे, ये इनको नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, फांसी भी दिया गया था। इन्होंने जैक्सन की हत्या की थी। ये जो जुड़े हुए थे वो थे एकदम अभिनव भारत मंदिर से जुड़े हुए थे, अनंत लक्ष्मण करकरे, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था 30 अप्रैल को जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्स फोर्ट उस पर बम फेंका 1908, 30 अप्रैल 1908, जो कि उनको नहीं, वो उस पर नहीं गिरा। और पिंगल केनेडी नाम के शख्स थे, उनकी वाइफ और बेटी जा रही थी, वो दोनों जो है इस बम की वजह से मारी गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने बाद में आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को जो है पकड़ा लिया गया और उनको फांसी दिया गया। 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया। और ये सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे, रिवॉल्यूशनरी थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। दिल्ली और लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस का जो है अब इसके बारे में देखते तो भाई लॉर्ड हार्डिंगे जो है इन पे जो है बम फेंका गया था, रास बिहारी बोस जो है, और उसके बाद जो है अमीर चंद थे, बसंत कुमार बिस्वास था, वर बिहारी था, बाल मुकुंद थे, ये सारे जो है बम फेंके थे। अब बोस जो है बाद में यहाँ से भाग गए थे, दिल्ली दरबार के टाइम में ये हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इसको लंदन में इन्होंने फाउंड किया था 1905 में। और ये जो है एक जर्नल निकालती थी जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट। तो याद रखिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। उसके बाद गदर पार्टी जो है 1917 में लाला हरदयाल ने जो है इसका जो है फाउंडेशन रखा था, और इसका जो है गदर नामक न्यूज़पेपर भी निकालता था। और इसका जो पहले जो सबसे पहले जो थे वो थे सोहन सिंह भागना, जो है इसके पहले प्रेसिडेंट थे। उधम सिंह इसी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जाकर 1940 में जो है माइकल ओडायलर जो था, जो कि पंजाब का उस वक्त कमिश्नर था, जिस वक्त जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस वक्त उनको जो है लंदन में जाकर गोली मार दिया था। तो उधम सिंह जो है इसी संस्था से जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। सचिंद्र नाथ सैनियाल और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी स्थापना की थी।
और बहुत सारे लीडर थे इससे जुड़े हुए, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद, तो ये सारे जो है इनसे जुड़े हुए थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ था इन्होंने किया था वो किया था काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस 1928 में जो है काकोरी, 1925 में जो है काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस हुआ था, जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 9 अगस्त 1925 को जो है एचआरए के कुछ मेंबर ने जो है काकोरी जो है एक जगह है लखनऊ के पास, वहां पर जो है ट्रेन को रोक कर जो है उन्होंने ट्रेन को जो खजाना है वो लूटा, और उसके बाद जो है इन लोगों को जो है क्या हुआ कि पकड़ के फांसी दे दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन सबको जो है डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। उसके बाद जो है लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस जो है वो जो है सॉन्डर से जो है साइमन कमीशन जब आया था भारत, तो उसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय 1928 में, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये चीज देख रहे थे भगत सिंह, और भगत सिंह उनको अपना आदर्श मानते थे। इसी का बदला लेने के लिए उसने जो है भगत सिंह और राजगुरु ने जो है सॉन्डर्स की हत्या कर दी ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को। और उसके बाद जो है इन लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। जब दिल्ली असेंबली कांड हुआ, इन्होंने बम फेंका दिल्ली असेंबली पे, तो गिरफ्तार कर दिया गया और बाद में जो है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केस है जहां पर जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1929 को जो है इन लोगों ने बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में इन लोगों को फांसी हो गई थी। चटगांव आर्मी रेड जो है 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन मास्टरदा ने किया था। तो याद रखिएगा सूर्यसेन जो है इनको बाद में 1933 में जो है इनका नाम मास्टरदा के नाम से भी जाना था, जो पकड़ लिया गया था। 1934 में इनको फांसी दे दिया गया था। चटगांव आर्मरी रेड जो है ये किया था मास्टरदा ने। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1857 को इनका कटक में इनका जन्म हुआ था। इसी दिन पे पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। प्रभावती बोस, जानकीनाथ बोस जो है इनके पेरेंट्स थे। 1939 में बताया मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में जो है आपको जापानीज कंट्रोल जो है चले गए थे वहां, और वहां जो है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी स्थापना की। दिल्ली चलो का नारा दिया। 31 अक्टूबर 1947 को ये उन्होंने स्थापना की। 1945 में इनका प्लेन क्रैश हो गया और वहां जो है इनकी डेथ हो गई। दोस्तों अभी जो है फिलहाल इतना ही ये वीडियो जो है। आगे जो है फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो पीजेड मूवमेंट